नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत बीजेपी के गठबंधन और कांग्रेस के गठबंधन दोनों में ही तेज है। जिस तरह की ये सियासत हो रही है उससे क्या वाकई में उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बिखरे हुए नजर आएंगे और इंडिया अलायंस जो है वो 10 सीट पर किस तरह से अपने, क्योंकि अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारना शुरू कर चुके हैं। वहीं बीजेपी ने भी लगभग तस्वीर साफ कर दी है। बीजेपी की बैठक के बाद संजय निषाद जो हैं वो बड़े नाराज से नजर आ रहे हैं। तो क्या संजय निषाद बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं? जैसा कि उनका दावा है कि कार्यकर्ताओं के दम पर ही कोई चुनाव जीता या हारा जा सकता है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में बीजेपी का मंथन और उसके बाद जिस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, सांप्रदायिक तनाव जो देखने को मिला और उपचुनाव से पहले जो सियासत गठबंधनों को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर जो तेज हो रही है, उससे क्या कुछ तस्वीर उत्तर प्रदेश की इस वक्त निकल कर आ रही है। हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है जिसमें वरिष्ठ पत्रकार से लेकर समाजवादी पार्टी के शिव सिंह भारती बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक पांडे प्रवक्ता आरएलडी के, कीर्ति निधि पांडे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर अनु प्रसाद प्रवक्ता कांग्रेस और हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको सुनाते हैं कि इस पूरे प्रकरण में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो खेल होगा या जो दिख रहा है या जो दिखाया जा रहा है, उसके बीच में संजय निषाद जो हैं वो कैसे हाइलाइट्स बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे बीजेपी के बैनर को कोस रहे हैं और कैसे खुद इस उपचुनाव में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। सुनते हैं पहले, उसके बाद चर्चा को शुरू करते हैं। अपनी बैठक की है, हम लोग भी अपनी बैठकें कर रखे हैं। 2 सीटों की तैयारी चुनाव जीतने की, और बाकी 8 सीटों पर कार्यकर्ता लगा रखा कि एनडीए का जो भी प्रत्याशी है उसे जिताया जाएगा। और परंपरा रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक कर लेती है तो सहयोगी दलों को बुलाती है। तो अभी मान लीजिए अभी प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व दोनों से बैठकें होंगी, उसके बाद फिर जो परिणाम आएगा उसको होगा और उसे भी 2 सीटों पर लड़ने के 10 सीटें हैं। अगर हिस्सेदारी नहीं मिली तो क्या कुछ इसको लेके पहले से भी परंपरा रही है और भारतीय जनता पार्टी जो सीटें चाहे कहीं 2 ही रहे 4 ही रही हैं, जो जिसकी रही है वो लड़ा है। अगर नई कोई परंपरा डालते हैं तो उस पर देखा जाएगा, बातचीत किया जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है। बाकी फिलहाल पिछले चुनाव में 2024 के नए सीट देने से, नए सिंबल देने से ढेर सारे कार्यकर्ता मायूस हुए। चूंकि जनता तो वोट डालती है लेकिन कार्यकर्ता वोट डलवाता, सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने का काम कार्यकर्ता करता है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर समझ में आ रही है वो किस तरफ बढ़ती नजर आ रही है, समझने की कोशिश करते हैं। आरएलडी के प्रवक्ता विवेक पांडे जो हमारे साथ जुड़े हैं और बीजेपी के शिव सिंह भारती जी। तो बीजेपी से शुरुआत करते हैं। शिव सिंह भारती जी, क्या है स्थिति, क्यों सीट को लेकर जो है वो इतनी परेशानी? 10 सीट के चुनाव में आप लोग मतलब अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं? जी देखिए, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म को बहुत अच्छे से निभाना जानती है। उपचुनाव की जहां तक बात है, उपचुनाव में जैसी जहां की उपयोगिता है, केंद्रीय नेतृत्व सारी चीजों पर विचार कर रहा है और सारी चीजों पर विचार करने के बाद ही हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो बैठेगा, वह तय करेगा कि किस सीट पर कौन लड़ने वाला है। अभी जो सुगबुगाहट मीडिया के द्वारा जो सूचनाएं मिल रही हैं वह पूरी तरह से सही भी नहीं है। और जहां तक संजय निषाद जी की बात है, संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं और उनका भी पूरी तरह से सम्मान रखा जाएगा। उनको विश्वास में लेकर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी। गठबंधन के जितने भी साथी हैं सबको विश्वास में लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी। और निश्चित रूप से मानिए कि जिस तरह का वातावरण बन रहा है कि ये नाराज है, वो नाराज है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। सारे लोगों से बातचीत है, सारे लोग बड़ी सहजता से सारी चीजों को समझ रहे हैं। और उपचुनाव में आप देखेंगे सारे गठबंधन के जितने भी साथी हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीतने का काम करेंगे। जी, बड़ी पार्टी, बड़ा भाई शिव सिंह भारती जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कीर्ति निधि पांडे जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा भाई है, यहाँ पर भी सब कुछ ठीक हो जाएगा? कैंडिडेट्स आप उतारते जा रहे हैं लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए मीना जी, हम लोकसभा के चुनाव में भी एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहे थे कि हमारा और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होगा, और जब चीजें फाइनल हो गई तो वो सब कुछ सबके सामने आया, मीडिया को बुलाया गया, मीडिया के सामने दोनों पार्टी के नेता बैठे, गठबंधन तय हुआ और लोकसभा चुनाव बड़े मजबूती के साथ हम लोगों ने लड़ने का काम किया। उसका परिणाम ये रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जीतने का दम भर रही, वो भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी हो गई, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी हो गई और देश में नंबर 3 की पार्टी। अब 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। 2022 के परिणाम को अगर आप दृष्टिगत करेंगी तो 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 5 सीटों पर इंडिया अलायंस के लोग जीते थे, लेकिन परिस्थितियां 2024 में बदली हैं। 2024 आते आते 7 सीटों पर 6 पे समाजवादी पार्टी और 1 विधानसभा सीट पे कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान लीडिंग पोजीशन पे रही। अब हमारा प्रयास है कि हम 10 की 10 सीटों पर बूथ कमेटी पूरी तरीके से मुस्तैद करके, कार्यकर्ताओं को बढ़िया मैनेजमेंट करके 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस जीतने का काम। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 6 सीट पर उम्मीदवार जरूर घोषित किया, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा और कांग्रेस का गठबंधन, इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा और हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व से उनकी बात हो जाएगी। जो सीटें तय होंगी वो सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगी। हमारी जिम्मेदारी, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी ज्यादा है। सीटें चाहे कांग्रेस पार्टी लड़े चाहे समाजवादी पार्टी लड़े, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का लक्ष्य है कि विजय श्री हासिल हो, 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन जीते, ये हमारी प्राथमिकता है। प्राथमिकता अनु प्रसाद पासवान जी, आपकी क्या है? समाजवादी पार्टी की जो है वही आपकी है? सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। देखिए मीना जी, गठबंधन का हम लोगों ने 2024 के चुनाव में भी सम्मान किया है, और उस समय चुनाव में भी हम लोग लगातार गठबंधन के चीजों को, गठबंधन की बातों को लेके, एक दूसरे की बातों को परस्पर सम्मान देते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे, और इस उपचुनाव में भी हम एक दूसरे के गठबंधन के पूरे हर क्रियाकलापों का, हर एक दूसरे के हर परस्पर चीजों का संबंध स्थापित करते हुए बहुत मजबूती के साथ हम उपचुनाव लड़ रहे हैं। और 10 की 10 सीट पे, चाहे समाजवादी पार्टी की तैयारी हो चाहे कांग्रेस की तैयारी हो, सबकी तैयारी 10 की 10 सीट पे है। अब सिर्फ नेतृत्व ये तय करेगा कि कौन कहां से कौन कांग्रेस और समाजवादी से 10 की 10 सीट पे है, और जो हर सीट पे उतरेंगे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर। डॉक्टर अनु प्रसाद पासवान, आप रुके। हेमंत तिवारी जी, तीनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, आपको समझ में आ रहा है दरअसल कि सीट बंटवारे को लेकर क्या खिचड़ी पक रही है? तीनों प्रवक्ता तो बड़ी मोहब्बत से बोल रहे हैं, दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन वैसे आप देखें तो सामान्य दृष्टि से लगता है कि दोनों पक्षों में टिकट को लेकर के कुछ संशय हैं, या शायद एक भाव नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि ये उपचुनाव है, उपचुनाव के परिणाम से विधानसभा में जो शक्ति है इन दलों की, उससे कोई बढ़त या कमतरी नहीं होने वाली है, न तो सरकार की सेहत की इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। हाँ, एक बड़ा इशू है वो एक नैरेटिव बनाने का कि 2027 के पहले एकमुश्त इतनी सीटों पर, यानी 10 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, तो जो जीतेगा, जो बेहतर परफॉर्म करेगा, उसका मैसेज जनता के बीच में उतना ही अच्छा जाएगा। कुल मिला के लड़ाई इसी बात की है, और इस लड़ाई में मुझे लगता है कि अपोजिशन से कहीं ज्यादा साख भारतीय जनता पार्टी की दांव पर है, और विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का बड़ा सवाल है। पर मेरा अपना मानना है
कि फाइनली न इस पक्ष में यानी न इंडिया अलायंस में कोई असंतोष की स्थिति उभरने वाली है टिकट बंटवारे को लेकर के, और न ही इंडिया अलायंस यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई ऐसी स्थिति जो मोटा मोटा माना जा रहा है कि कांग्रेस को खैर और गाजियाबाद की विधानसभा सीटें दी जाएंगी, क्योंकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी में जो चुनाव होने हैं वहां ऑलरेडी समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है, एक तरीके से मान लीजिए उतार चुकी है। और वस्तुस्थिति यह है कि इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस रिसेंट पास्ट में आप देखें तो बहुत अच्छा रहा है, जबकि कांग्रेस का ऐसा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। कांग्रेस के साथ कुछ दुर्योग ऐसा चल रहा है करीब 3.5 दशक से कि उसको असेंबली या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बहुत कुछ नहीं मिलता है। बहुत लंबे वर्ष से बाद इस बार जब समाजवादी पार्टी से अलायंस हुआ तो कुछ सीटें मिली हैं, तो कांग्रेस को भी कोई बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं होने वाली। हाँ, कांग्रेस और सपा में एक बात को लेकर के थोड़ी सी स्थानीय स्तर पर नाराजगी समझी जा रही थी, जो मुझे लगता है बड़े नेताओं के बात सामने नहीं आ पाएगी। कि फूलपुर की जो सीट है जहां उपचुनाव होना है, वहां संभवतः प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे। उनकी बड़ी इच्छा थी, इस तरह का वातावरण वहां बनाया जा रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। वो बात भी मुझे लगता है दब जाएगी, और यही स्थिति कमोबेश जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन है वहां भी होने वाली है। आपने भी डॉक्टर संजय निषाद का स्टेटमेंट सुना, कुछ दबे दबे से लग रहे थे, दबे दबे से बोल रहे थे, लेकिन जिस अलायंस के साथ हैं, क्योंकि उस अलायंस की भी इज्जत दांव पर है, और इज्जत इसलिए दांव पर है कि 2000 उसे साबित करना है कि 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जिन कारणों से, जिस पीडीए से, जिस इक्वेशन से, जिस अगड़ा पना पिछड़ा की लड़ाई से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को बुरा परफॉर्मेंस करने पर मजबूर किया, यानी अनपेक्षित परिणाम उसको जो सामने आए, उस उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ वर्षों से अपना सबसे ज्यादा कमापूत मानती रही है, यानी कि देश के विभिन्न राज्यों में अगर कोई डेफिसिट भी होगी तो उत्तर प्रदेश उसको कवर कर लेगा, यानी उत्तर प्रदेश से उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा रहा है 2014, 2019, 2017, 2022 आपने सब देखा है, तो उसको बड़ा झटका लगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी के सामने भी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि ये प्रूव करे कि 2024 में जो कुछ था वो फ्लूक था, वो एक ही बार हो गया, तो इसलिए लेकिन हाल ही में हुए हरियाणा के चुनाव और उसके नतीजे, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ, तो हरियाणा में जो बीजेपी को कॉन्फिडेंस आया है, उससे संजय निषाद की दबी दबी सी जो आवाज है, विवेक कुमार पांडे जी, वो और दबती नजर आएगी, क्योंकि सत्ता पक्ष, जैसे हेमंत जी को सुना हमने कि ये एक नैरेटिव की और परसेप्शन की लड़ाई है। एक तरफ ये परसेप्शन चेंज करना है कि 2024 में जो हुआ वो स्थायी नहीं था, बीजेपी स्थापित करना चाहती है कि वो बदल रहा है या बदलेगा, क्योंकि उन्हें आगे की बात करनी है, विधानसभा के चुनाव पर भी नजर रखनी है। वहीं कांग्रेस पार्टी की जहां तक 2 सीट की जो उलझन है, लेकिन मैं आपके पास बीजेपी के लिए आती हूँ, विवेक कुमार पांडे जी, ये बात सही है कि बीजेपी अब इस बार जो है कोई समझौता सहयोगी दलों के साथ करने को तैयार नहीं है? ऑडियो ऑन करिए अपना। विवेक कुमार जी के इंटरनेट में काफी परेशानी आ रही है, वो अपना ऑडियो ऑन करके अपनी बात करें शुरू। अगर परेशानी आती है तो मैं शिव सिंह भारती जी, बीजेपी के प्रवक्ता के पास एक बार वापस जाना चाहूंगी। शिव सिंह भारती जी, विवेक कुमार पांडे जी को हम ठीक से सुन नहीं पा रहे, तकनीकी परेशानी है, वो इंटरनेट की परेशानी से जूझ रहे हैं। शिव सिंह भारती जी, हरियाणा चुनाव से बीजेपी में बहुत उत्साह आ गया है, उसका असर भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा?
देखिए, एक हरियाणा चुनाव की बात नहीं है। हरियाणा चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीता है। जिस तरह का नैरेटिव एक विपक्ष द्वारा गढ़ा गया था कि वहां पर स्थितियां ठीक नहीं है या चुनाव भारतीय जनता पार्टी लूज कर रही है, तो हरियाणा की जनता ने यह बता दिया कि वास्तव में चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। जनता भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी थी। इनको ऐसा लग रहा था कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से इन्होंने संविधान को खत्म करने और आरक्षण को खत्म करने जैसी बातों को इन्होंने जनता के बीच में ले जाकर कुप्रचार किया, तो इनको लग रहा था कि हरियाणा में उसी तरह का एक नैरेटिव बना है। लेकिन आप निश्चित रूप से मानिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीजों को वहां की जनता से वहां पर जीत आधार कहीं ये नहीं है कि उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कह रहा हूं कि 14 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में थी, 19 में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में थी। लेकिन गठबंधन के जितने भी भारतीय और उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देते हुए 5-5 साल सरकार चलाई। और अब अभी हरियाणा चुनाव निश्चित रूप से हमने जीता है और बहुत अच्छा चुनाव जीता है। लेकिन उपचुनाव में कहीं हम गठबंधन को लेकर या कहीं किसी भी चीज को लेकर संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का धर्म निभाती है, धर्म निभाना भी जानती है। हमने जब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी ने गठबंधन किया तो हमने परस्पर उसको साथ लेकर चलने का काम किया और गठबंधन के साथियों ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलकर और सरकार को बहुत अच्छे से चलाने का काम। गठबंधन के साथियों के साथ अब बैठक रणनीति क्या होने वाली है शिव सिंह भारती जी? आ गया। विवेक निश्चित रूप से मानिए कि प्रदेश पांडे जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो विवेक कुमार पांडे जी शो में ध्यान दें। मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप इस विषय पर ध्यान दें थोड़ा सा कि इस वक्त जो स्थिति है 10 सीट पर उपचुनाव को लेकर, क्या बीजेपी सभी सीटों पर अपने ही उम्मीदवार उतारने जा रही है 1-2 सीट को छोड़कर? और कैसे निषाद की जो नाराजगी है वो कुछ नुकसान पार्टी का कर पाएगी या फिर वो जिस दबी जुबान में बोल रहे हैं वो आने वाले दिनों में और दबती जाएगी? देखिए, मेरी पहले मीटिंग में आवाज आ रही थी। सभी पैनलिस्टों को मैं प्रणाम समर्पित करूंगा। देखिए, वास्तविकता ये है कि जो वोटिंग का परसेंटेज या जो मतदान का परिप्रेक्ष्य है वो बदल रहा है। चुनाव का परिप्रेक्ष्य लगातार बदल रहा है। ये सोच करके चलो कि घटक दलों को अगर सीटें कम मिल रही हैं तो एनडीए गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान होगा या निषाद पार्टी नाराज हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस तरह के समीकरण अभी तक तो बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला अगर भी समीकरण हम मान लेते हैं तो जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जा रहा है अपनी अपनी योग्यता क्षमता और जिसकी जितनी पकड़ है, जिसकी जितनी मतदाताओं का प्रतिशत है, उस हिसाब से सीटें उनको बराबर दी जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं, राष्ट्रीय लोकदल की बात करूं, तो राष्ट्रीय लोकदल को जो सीट दी गई है वहां से हमारे प्रत्याशी पहले ही जीते हुए और पुनः उस सीट पे दावेदारी करना एनडीए घटक दल के अंदर रह करके हमारे लिए एक सम्मान की स्थिति है ये। क्योंकि सीटों को लेके अगर आपसी मतभेद रहेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चुनाव इससे प्रभावित होंगे, ये बिल्कुल लाजमी बात है। और एनडीए घटक दलों के अंदर आपसी सहमति के बाद ही सीटों का बंटवारा किया गया है। ऐसा नहीं है कि सीटें थोपी जा रही हैं। इंडिया गठबंधन में आए दिन जिस तरीके से एक दूसरे पे कटाक्ष किया जा रहा है, एक दूसरे को आरोपित किया जा रहा है, आलोचित किया जा रहा है, एनडीए घटक दलों में ये स्थिति पहले ही स्पष्ट कर ली जाती है आपसी सहमति के माध्यम से। विवेक जी, आपका कहना है कि एनडीए के सभी घटक दल एकदम संतुष्ट है, जो कुछ हो रहा है वो सोच समझकर मिल बैठकर बांटकर आपस में चर्चा करके हो रहा है, संजय निषाद जी की बात का कोई अर्थ नहीं है? नहीं, देखिए, घटक दलों की जहां तक बात चर्चाओं की परिचर्चाओं की होती है, आप सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि राजनीति कहीं ना कहीं अवसरवादिता का जरिया है। अगर संजय निषाद जी कोई तथ्य रख रहे हैं, कोई नाराजगी उनको है, तो मुझे लगता है कि घटक दलों के साथ या एनडीए मुख्य नेतृत्व के साथ उनको वार्ता करनी चाहिए। इस तरह से मीडिया में बयान दे करके केवल और केवल एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने से बेहतर है कि वो सीधे बैठ करके बात करें और ऑन टेबल बैठ करके किसी भी मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। और अगर आप संतुष्ट नहीं है तो यकीनन। तो ये जो बात आप बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक है, आप खुद ही बोल रहे हैं सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक करना पड़ेगा और सब कुछ ठीक करने के लिए संजय निषाद जी को प्रयास करना पड़ेगा, बीजेपी को भी प्रयास करना पड़ेगा या नहीं?
देखिए ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, चूंकि निषाद जी की पार्टी को लेकर के मैं कोई कटाक्ष या कोई कमेंट करूं, मुझे लगता है उनका प्रवक्ता आज होना चाहिए था मंच पे। अगर उनका प्रवक्ता होता तो वो बेहतर जवाब देता। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल की स्थिति स्पष्ट है कि बीजेपी के घटक दलों की बात करते हाँ, नहीं, बिल्कुल जायज बात है। अच्छा नहीं है जो संजय जी कर रहे हैं, और आपने खुद ही कहा कि वैसे बीजेपी में सब कुछ अच्छा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास है ना आपकी बात में। नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताने की का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जब सीटों का बंटवारा होता है तो वो पहले ही आपसी समझौतों के माध्यम से स्वीकार कर लिया जाता है और आपसी बैठकों। हमारे यहाँ और उनके यहाँ ये जो जंग है, ये जंग सबसे बड़ी है नैरेटिव की जंग ये सबसे बड़ी है कि उनके यहाँ ये हो रहा है, ये प्रचारित किया जाए, और हमारे यहाँ ये हो रहा है, ये प्रचारित किया जाए। बहरहाल जो कुछ प्रचारित हो रहा है उसमें तो दोनों जगह ही सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। डॉक्टर अनु प्रसाद पासवान, कांग्रेस पार्टी इस बात को मान चुकी है, स्वीकार कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ करेंगे अखिलेश यादव करेंगे, इसलिए आप जो है वो कैंडिडेट उतारते जा रहे हैं, और आप ये बोल रहे हैं कि आप 10 सीट पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन 10 सीट पर किस रणनीति से, किस स्ट्रैटेजी के तहत, किस योजनाबद्ध तरीके से अखिलेश यादव के साथ बातचीत करके कैंडिडेट उतारने चाहिए, इस विषय पर भी कुछ रोशनी डाल सकती है? देखिए मीना जी, पार्टियों की रणनीति, स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो हम उसको तो शीर्ष नेतृत्व ही बात कर सकता है कि किस स्ट्रेटेजी के तहत वो हर सीट पे कैंडिडेट उतारेंगे, तो ये हम शीर्ष नेतृत्व की ऊपर छोड़ते हैं। और हमारी जो रही बात, हम अपने पक्ष को इस मुद्दे पे जरूर रखेंगे मीना जी, कि हमने ये कहा है कि भाई हम 10 की 10 सीट पे इंडिया गठबंधन पूरे जोर शोर से और बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रहा है। सपा कार्यकर्ता, सपा के शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हर जी। डॉक्टर अनु कितनी सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए मीना जी, अभी इस पे कोई भी पूरी तरीके से अभी ये तय नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। इस पे अभी शीर्ष नेतृत्व के आपस में बात चल रही है और बहुत स्वस्थ वातावरण में बात चल रही है। जैसे जो भी निर्णय होगा वो आप सबके सामने होगा, तो ये चीजें तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। तो ये तो तय है कि आप लोग 10 की 10 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे। नहीं, तैयारी तो मीना जी हम लोग 10 के 10 सीटों पे ही करेंगे, क्योंकि अभी तो ये तय हुआ ही नहीं है कि कौन किस सीट से लड़ रहा है। तो तैयारी तो हमारी सभी सीटों पे है। जहां से जो भी प्रत्याशी उतरेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उतरे, चाहे कांग्रेस पार्टी का, सभी इंडिया गठबंधन के लोग पूरी मजबूती के साथ उस प्रत्याशी को लड़ाने का और जिताने का काम करेंगे। ये ठीक है। कीर्ति निधि पांडे जी, इतना बढ़िया कॉर्पोरेशन, मतलब इतना जबरदस्त गठबंधन में जो है वो तालमेल चल रहा है, तो फिर बिना ही मतलब ये नैरेटिव सिर्फ विपक्षी बना रहे कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच में जो कुछ सीटों को लेकर कहानियां बाहर आ रही हैं। मीना जी, हमें लगता है कि विपक्ष के साथ साथ जितना नैरेटिव मीडिया बना रहा, हमें लगता है उतना नैरेटिव बनाने की जरूरत है नहीं इस गठबंधन। और 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा। एक बात मैं कहूंगा, रेडी प्रवक्ता, एक मिनट बस, एक मिनट, 30 सेकंड दे दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। 30 सेकंड बस, 30 सेकंड। आरएडी के प्रवक्ता पांडे जी ने एक बात कही कि हमारी जो सीट थी जिस पर हम जीते थे वो हमको मिलेगी। यही बात तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे हैं। जो सीट उनकी थी, जहां उनके पार्टी का विधायक था, उनके सिंबल पर विधायक था, वही सीट तो मांग रहे हैं। लेकिन यह बात आरएडी के प्रवक्ता नहीं कह पा रहा है कि जिस सीट पर जिसका उम्मीदवार जीता था 2022 के चुनाव, वो सीट उसको मिलनी चाहिए। गठबंधन धर्म तो एक आता है, लेकिन ये बात वो अपने लिए तो कह रहे हैं कि हम जीते थे तो हमको मिल रही वो सीट। लेकिन निषाद पार्टी के लिए ये बात तो मजबूती के साथ नहीं कह पा रहे। कोई निषाद पार्टी का प्रवक्ता होता तो अपनी बात रखता मजबूती के साथ। और जहां तक सवाल गठबंधन का है, हेमंत जी ने बहुत सही समीक्षा किया इसकी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत सही कहा कि हमें लगता, हमें भी ये महसूस है कि दोनों गठबंधन 10-10 सीटों पर जो इंडिया के साथ है वो इंडिया के पक्ष में खड़े रहेंगे, जो एनडीए के साथ है एनडीए के साथ खड़े रहेंगे, और दोनों गठबंधन आमने सामने पूरे मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ेगा। और निश्चित रूप से जो नैरेटिव
2024 के लोकसभा चुनाव में बना पीडीए का, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, कानून बचाने का, वो नैरेटिव अभी भी कायम है, वो खत्म नहीं हुआ। इन तमाम मुद्दों के साथ पीडीए रणनीति के साथ इंडिया अलायंस चुनाव में जाएगा और हमें पूरा भरोसा है। मैंने कहा ना कि लोकसभा चुनाव में 2022 में हम 50-50 थे जिन 10 सीटों पे चुनाव होने जा रहा। लोकसभा चुनाव में अगर आप विधानसभा वाइज देखेंगे इन 10 सीटों, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर लीडिंग पोजीशन पे थी। एक पे बीजेपी लीड की, एक पे निषाद पार्टी की लीडिंग थी, एक पे आरएलडी की लीड थी, एक पे निषाद नहीं, वो अपना दल का लीड था। तो उनका 70 और 30 का फार्मूला तो 2024 में बना दिया। अब उसको 100% का फार्मूला बनाने के लिए इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। पीडीए रणनीति के तहत दीजोगे, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े, शोषित, वंचित मिल करके इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पुनः सबक सिखाने का काम करेगी। पांडे जी, आपने कहा मीडिया भी जी। मतलब क्या है आपका? जी, आपको लगता है कि मीडिया नैरेटिव बनाता है और वो मीडिया नैरेटिव बनाने में कामयाब भी हो जाता है और जनता जो है और राजनीतिक दल जो है वो बस देखते रह जाते हैं, मीडिया इतना मजबूत है? देखिए मीडिया का नैरेटिव जिस तरीके से चल रहा था लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव में भी चल रहा था, मैं मीडिया के खिलाफ बीना जी बोलता नहीं कभी डिबेट में, लेकिन कभी कभी बात आती है तो बात कहनी पड़ती है। मैं गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के जिले में बैठा हूं और मुख्यमंत्री जी के जिले की घटना एक छोटी सी बताता हूं। एक डॉक्टर से एक निलंबित सिपाही में विवाद हो गया और डॉक्टर्स के कर्मचारियों द्वारा निलंबित सिपाही को पीटा गया और सिपाही का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। अगले दिन पुनः वो सिपाही गया, डॉक्टर्स पे हमला कर दिया, तो डॉक्टर्स के एफआईआर पे वो सिपाही आज जेल में है। न्याय तो दोनों पक्ष को मिलना चाहिए था, लेकिन एक पीडीए परिवार का जो सिपाही, निलंबित सिपाही, वो न्याय के लिए उसकी पत्नी और उसके बच्चे भटक रहे हैं। आज उन्हीं के पार्टी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी उपवास कर रहे हैं न्याय दिलाने के लिए। विपक्ष के लोग तो लगातार उस पर मुखर है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी उसके साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल पा रहा पीडीए परिवार को। इसलिए पीडीए परिवार के लोग एकजुट होकर के इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। जी, विवेक कुमार पांडे जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं में जातियों को ढूंढना, जातिगत आधार पे उनको बांटने का काम करना, उसमें भी तुष्टीकरण शुरू करना, ये इनके एक फेल्योर, सामाजिक फेल्योर और मतदाताओं के बीच में इनके निष्क्रियता का परिणाम है। अब जब पीडीए का एजेंडा इनका समाज में और जमीन पे नहीं चला, तो अब ये संवैधानिक संस्थाओं के अंदर उसको घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है पुलिस एक अनुशासित बल है और डॉक्टर और उस पुलिसकर्मी के बीच जो भी वाकया हुआ, उस वाकये को लेकर अधिवक्ता समाज ने भी नाराजगी जताई है कि एक रसूखदार, एक डॉक्टर जिसका काम प्रैक्टिस करना है, जिसका काम इलाज करना है, वो बाउंसर अपने क्लिनिक के बाहर क्यों खड़ा करता है? वो एक जायज बात है, वो एक लीगैलिटी वाली बात है। लेकिन पीडीए से जुड़े हुए सिपाही, मतलब मुझे लगता है कि इस शब्द पे मैं आपत्ति इसलिए व्यक्त करूंगा, संवैधानिक संस्थाओं में पीडीए, सीडीए जैसी बातों को ला करके संवैधानिक संस्थाओं को बांटने का प्रयास करना एक अक्षम्य प्रयास है। संवैधानिक संस्थाएं कानून और नियमों के अनुपालन से चलती है, न कि राजनीतिक दलों के उद्देश्य से। राजनीतिक दलों के उद्देश्यों से संवैधानिक संस्थाओं को संचालित करना एक कमजोर राजनीति का परिचय है। और मुझे लगता है कि आदरणीय पांडे जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जमीन में जनता उनको नकार चुकी है, जमीन पे जनता नकार चुकी, तभी पीडीए को ये संवैधानिक संस्थाओं से जोड़ रहे हैं। अरे मैंने सिर्फ इतना पूछा कि डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक लाइन में बस। कीर्ति निधु जी, अब आप सुनिए प्लीज, विवेक जी क्या बोल रहे हैं। मैं बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं कि संवैधानिक संस्थाओं में पीडीए जैसे शब्दों को जोड़ करके संवैधानिक संस्थाओं के अनुशासन को डिवाइड करना, डिवाइड एंड रूल जैसे अक्षम्य प्रयास करना, उनके कर्मचारियों के अंदर ये भावना भरना कि वो एक पीडीए जैसे एजेंडे से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक मानसिक कुंठा है, जिसने कि विपक्ष को पूरी तरह से समझा दिया है कि जनता उनको नकार चुकी है मतदान में, जनता चुनाव में नकार रही है। अब जब इनका वो छल, वो प्रपंच इनका जब जनता के बीच नहीं चल रहा है, तो ये संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट कर रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात है, और ये कहीं ना कहीं कमजोर राजनीति का परिचय है। जी, डॉक्टर अनु प्रसाद, कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में जो हर्ष हुआ है, उसका बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर की लड़ाई थी।
ना। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो खबरें आ रही हैं, आप ज्यादा चिंतन कर रही होंगी, आपकी पार्टी को ज्यादा पता है कि क्या हुआ होगा। कीर्तिनिधि पांडे जी, नैरेटिव आप मीडिया को जनरलाइज नहीं कर सकते। किसी भी हर राजनीतिक दल में, हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, हर संगठन में, हर क्षेत्र में अलग अलग सोच विचार के लोग होते हैं और वो अपनी सोच विचार से प्रभावित होते हैं। आप उनको प्रभावित नहीं कर सकते और वो मीडिया का काम है जो कुछ हो रहा है उसे जनता के सामने लाना और जो कुछ दिख रहा है उसे जनता को बताना और जो कुछ दिख रहा है और जो कुछ दिखाया जा रहा है उसके फर्क को समझाना। तो अनु जी, आप ये बता दीजिए बस कि कांग्रेस का जो हश्र हरियाणा में हुआ है उससे क्या उत्तर प्रदेश में कुछ सीख ली जाएगी? मीना जी, मुझे तो नहीं पता कि हरियाणा में कांग्रेस का ऐसा कौन सा हश्र हो गया है कि उसको वहां से सीख लेने की आवश्यकता है। हमने वहां भी मजबूती से हम चुनाव लड़े हैं, हम जनता के जो भी उनका मैंडेट था हमने उसको स्वीकारा है और जहां पे हमारी हमसे जो कमी रह गई है उस पे हम मंथन भी कर रहे हैं और हमारी तैयारी। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो अगर मुझे तो लगता है कि भाजपा को अभी लोकसभा के चुनाव में जो उनका हश्र उत्तर प्रदेश में हुआ उससे उनको जरूर सीख लेनी चाहिए कि जनता का अभी इस पे कोई दिलचस्पी नहीं है कि कहाँ से कौन प्रत्याशी लड़ रहा है। जनता का और उत्तर प्रदेश की जनता का मूलभूत जो मुद्दे हैं, जनता उस पे ज्यादा अग्रसर होकर अपनी बातें रख रही है कि हमारी जरूरतें पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हमारी सुरक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। और इन्हीं मुद्दों पे जनता ने वोट लोकसभा में भी वोट डाला था और आने वाले उपचुनाव में भी इन्हीं मुद्दों पे वोट डालेगी और जो जैसी तैयारी करेगा उसको वैसा ही जनता मैंडेट देगी। और अगर हम बीते चुनाव की करें तो मुझे लगता है तो सबसे उस हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा घबराने की जरूरत तो भाजपा को है, क्योंकि हमने तो लोकसभा में इंडिया गठबंधन ने तो साबित कर दिया कि हम मूलभूत मुद्दों पे बात कर रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता को वो मूलभूत मुद्दे पसंद आए और वो हमारे साथ है। हेमंत तिवारी जी, 5 महीने पहले हुए लोकसभा के चुनाव के परिणाम याद रखेगी जनता या हाल ही में हरियाणा के चुनाव के नतीजे याद रखेगी? ज्यादा चर्चा, ज्यादा रेलेवेंस अभी किसकी होगी? किसकी सब गवाही दी जाएगी? किसके उदाहरण दिए जाएंगे? जिस तरह से कांग्रेस की सरकार वहां पर न सिर्फ कांग्रेस बना रही थी बल्कि नैरेटिव सेट करने वाले लोग भी बना रहे थे। अभी बड़े नाराज हो रहे थे कीर्तिनिधि पांडे जी की मीडिया के कुछ लोगों ने, मीडिया के लोग तो बड़ी संख्या में वहां बीजेपी की सरकार हटा रहे थे लेकिन सरकार तो बन गई वहां पर। जी, अब पांडे जी आमतौर पर सही कहा, उन्होंने मीडिया उडिया के बारे में ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन मीडिया ये ऐसी क्या कहें, उदाहरण देना नहीं चाहता हूँ। देहात में एक बड़ा इस तरह की रवायत है और इस तरह का उदाहरण है। मीडिया धरती पे मुझे लगता है सबसे कमजोर तंत्र रही है। खुद को चमकने के लिए जो राजनेता इस मीडिया का सहारा लेते हैं, जिनकी जय जय करते नहीं थकते हैं, जरा सा मामला टेढ़ा हो जाए तो मीडिया को ही गाली देने लगते हैं, मीडिया को ही कोसने लगते हैं। ये आम रिवायत है, इसको हम किसी और दृष्टि से नहीं ले सकते। मीडिया का जाकर के वोटर्स को बताएगी तो इनको वोट दो, इनको ना दो, ये थोड़ी मीडिया कर सकती है। वैसे मीडिया से सामान्य अपेक्षा ही होती है कि जो सत्य है, सत्य के आसपास है, उसको दिखाए दर्शाए। अब आपने जो कहा कि किस परिणाम का प्रभाव पड़ेगा, तो हरियाणा का चुनाव तो यूपी का चुनाव है नहीं। यूपी की सोच, यूपी की मेंटेलिटी, यूपी के वोटर्स का अपना अंदाज जुदा होता है, हरियाणा का जुदा होता है। लेकिन अब एक बात जो कॉमन हिंदी भाषी राज्यों में आम हो रही है, वो जातीय आधार पर चुनावी नतीजे जो आने शुरू हुए हैं पिछले कई वर्षों से, ये भी दोनों राज्यों में ही होता। आपने देखा वहां जाट बनाम गैर जाट की लड़ाई, यूपी में आपने क्या देखा 4-5 महीने पहले, कि एक तरीके से कोई कुछ कहे सफाई दे, लेकिन लड़ाई तो अगड़ा बनाम पिछड़ा कर दी गई थी और समाजवादी पार्टी ने इसको किया था और उसी तरीके का परिणाम आया। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त समझ नहीं पाई कि क्या कह रहे हैं, उसको कैसे खारिज किया जाए, भारतीय जनता पार्टी भुगत गई। लेकिन इस तरह की सोच बहुत अस्थायी नहीं होती है, मतलब ये छोटे समय की सोच होती है और अलग अलग चुनाव में अलग अलग तरीके का मिजाज पब्लिक का होता है। अब 10 सीटों पे चुनाव होगा, इसमें जो मूल
इक्वेशन समीकरण चलते हैं वो तो रहेंगी। उनके अलावा जो योगी सरकार का अपना कामकाज है इसका भी एक रिफ्लेक्शन उसमें देखा जाएगा। और सरकार जो दावे कर रही है सब कुछ बहुत अच्छा है। जी लेकिन मेरा अपना मानना है कि यह चुनाव खाली एक बात के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मात्र एक बात के लिए, कि कौन जिसके पक्ष में, जैसे 6-4 आ गया किसी पक्ष में, 5-5 था, 6-4 आ गया, तो जो 6 वाला कहेगा देखिए 2027 का संदेश उत्तर प्रदेश जनता ने दे दिया है। 7-3 आ गया तो 7 वाला कहेगा, 5-5 आ गया तो मेरे ख्याल में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि 2024 का जो परिणाम था पार्लियामेंट्री, वो फ्लूक था, वो ऐसे था, उन्होंने संविधान बदलने और क्या आरक्षण हटाने का एक अफवाह फैला दिया और उस पर अफवाह पर लोगों ने ध्यान दे दिया, हम उसको खारिज कर रहे हैं। तो ये मात्र इसलिए है एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जो कि 2027 और 2024 के बीच में कोई बड़ा चुनाव नहीं होने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो ये अंतिम इस तरह के मतलब बड़े पैमाने पर 10 सीटें बड़ी होती हैं, इनके परिणाम जाएंगे, जी उससे अपने हिसाब से पार्टियां नैरेटिव अपना बनाने लगेगी और लोगों के जी भीतर क्या परसेप्शन है वो बनाने का प्रयास करेंगे। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी एक बात और महत्वपूर्ण बता दूं, जैसे निषाद पार्टी की बात कर रहे हैं, निषाद जी का चेहरा थोड़ा सुथरा हुआ है। निषाद पार्टी की फॉलोइंग बहुत है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से ईस्टर्न यूपी में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, लोग विधानसभा के चुनाव में 2022 में कई सीटें ऐसी थी जो निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसके कोटे में दी थी, लेकिन कैंडिडेट उन्हीं के लिए थे, लेकिन सिंबल जो है उन्होंने कमल का फूल दिया था, यानी जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव चुना है। इस वक्त यहाँ लड़ाई कैंडिडेट की नहीं है, सवाल निषाद चाहते हैं कि उनके सिंबल पर उनको सीटें दी जाए। तो जी ये पुरानी बात रही, उसको वो एडजस्टमेंट हो जाएगा मुझे लगता जी है। निषाद इतना खुल के कह भी नहीं पाएंगे कि हमको यहाँ दीजिए अस्तित्व जहाँ हमारा सिंबल अस्तित्व बना। की पार्टी के अस्तित्व की जंग है ये कुल मिलाकर। तो निषाद की समस्या ये है कि वो अपनी पार्टी के सिंबल को बचाए रखना चाहते हैं और बीजेपी के अगर कैंडिडेट्स उतरते हैं या उनके कैंडिडेट बीजेपी के सिंबल पर उतरते हैं तब भी उनकी परेशानी, पार्टी की परेशानी जो है वो बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश की गणित में लगभग स्थिति साफ नजर आ रही है। ये लड़ाई सीधे सीधे इंडिया और जो एनडीए गठबंधन है उसके बीच होगी। अभी सीटों के बंटवारे को लेकर तब तक ये जद्दोजहद चलती रहेगी जब तक कि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख नहीं आएगी। अभी तो चुनाव की घोषणा भी होनी बाकी है, तो ये दंगल थोड़ा और अभी जो है वो बढ़ेगा और ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा बयान आएंगे आने वाले दिनों में और ज्यादा इस तरह की तीखी नोक झोंक देखने को मिलेगी जहां पर चर्चाएं होंगी कि दोनों गठबंधनों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन जैसा हेमंत तिवारी जी ने कहा, सवाल लाख टके का ये है कि वाकई में ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो पूरी की पूरी एक नैरेटिव और परसेप्शन के लिए लड़ी जा रही है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ी जा रही है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो जो सत्ता में है अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए और जो विपक्ष में है वो सत्ता में आने के लिए लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में गठबंधन दलों की 10 सीट पर राजनीति और तेज होती दिखेगी। ये कुछ दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ और जो अलायंस के लोग हैं वो इसी तरह के बयान कर देते हुए नजर आएंगे। तो देखना ये होगा कि 5-5 की लड़ाई सामने आती है चुनावों के बाद, 7-2 पर 7-3 पर निपटती है, 9-1 पर निपटती है। बस खेल सिर्फ 10 सीट का है। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।